हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं। उसमें हमने अरब के आक्रमण से लेकर सल्तनत काल तक ऑलरेडी करा दिया है। और ये जो सीरीज चल रहा था, ये लूसेंट का बुक का रिवीजन चल रहा था। तो इसमें आप यदि पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सबसे पहले जाके इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि लाइन बाई लाइन यानी सीढ़ी से बाई सीढ़ी चढ़िएगा तब आसान लगेगा आपको। उधर से मतलब एक आपको लगेगा कि हाँ, जैसे बेसिक कोई चीज़ होता है वहाँ से आपको समझने में भी कहा जाता है कि हिस्ट्री समझने वाला चीज़ नहीं है। नहीं, ये भी समझने वाला चीज़ है, ठीक है। तो नहीं तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत बांटा नहीं गया रहता, कहीं से भी आदमी पढ़ लेता, क्योंकि काल है, क्रमवार है और कुछ कुछ घटना होते जाता है, उससे रिलेटेड अगला घटना होता है या कोई संधि ही होता है। तो सब चीज़ ये सब स्टेप बाय स्टेप है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि इसमें हम लोग 30 जो चैप्टर था सल्तनत काल वहाँ तक कर लिए थे, और 31 नंबर चैप्टर जो है यानी इस जो सीरीज हम चला रहे हैं उसका ये 5वां टॉपिक है, ठीक है। 4 टॉपिक हम लोग करा दिए थे, अरब आक्रमण, उसके बाद मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी और सल्तनत काल, ठीक है। और ये 31 नंबर चैप्टर है जो कि विजयनगर साम्राज्य है। तो आइए यहाँ से देखते हैं। और आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका कोई भी वन डे एग्ज़ाम, यहाँ तक कि BSS CGL हो गया, NTPC हो गया, और बात कर ले कि PCS का, तो PCS में भी यहाँ से प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक का नाम दिया गया है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1336 ईस्वी में। किसने किया? तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे, तो इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। यानी 5 भाइयों के परिवार था, उसी का अंग थे ये हरिहर और बुक्का जो भाई थे। ये 2 भाई मिलकर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हालांकि ये 5 भाई थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है विजयनगर का क्या होता है? विजय मतलब जीत और नगर यानी शहर, यानी जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? जीत का शहर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। यानी हरिहर एवं बुक्का जो थे, ये विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद लेकर किए थे? तो विद्यारण्य संत का नाम था विद्यारण्य, संत का नाम था विद्यारण्य। उन्हीं से इन्होंने आशीर्वाद लिया और तब जाकर विजयनगर का स्थापना किया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की भी स्थापना की। यानी हरिहर एवं बुक्का जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? संगम था, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर इन्होंने आगे चलकर संगम राजवंश का भी स्थापना करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो संगम राजवंश था, इसका स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का अपने पिता के नाम पर। और विजयनगर साम्राज्य का भी स्थापना किसने किया? हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी वो हम्पी थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य का जो खंडहर अवशेष जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तुंगभद्रा नदी के तट पर, यानी तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है लगभग। तो ये तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में ही है, जहाँ पर हम्पी के अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी राजभाषा क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा थी वो तेलुगु थी। कौन थी राजभाषा इसका? तेलुगु था, ठीक है। देखिए नोट में दिया गया, हम्पी के भग्नावशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी, कौन थे? कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। यानी हम्पी के भग्नावशेषों को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी थे मैकेंजी, ठीक है।
अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा लिस्ट दिया है, इसको भी देख लेते हैं। संगम वंश के प्रमुख शासक यानी क्रम से कौन कौन रहे, तो पहले हरिहर आते हैं, उसके बाद बुक्का आते हैं, बुक्का प्रथम, फिर हरिहर बुक्का तो हैं लेकिन ये हरिहर आ गए तो ये हरिहर प्रथम हुए। अब यहाँ पर बुक्का के बाद डायरेक्ट हरिहर द्वितीय आ जाएंगे, ठीक है। पहले हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, तब देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय, ठीक है। उसके बाद मल्लिकार्जुन और तब विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है। तो काल देख लीजिए, हरिहर का था काल 1336 से 1356, बुक्का प्रथम का 1356 से 1377 और हरिहर द्वितीय का 1377 से 1404 और देवराय प्रथम का 1406 से 1422, देवराय द्वितीय का 1422 से 1446 और मल्लिकार्जुन का 1446 से 1465 और विरूपाक्ष द्वितीय का था 1465 से 1485, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम नोट देख लिए थे। अब यहाँ पर देखिए हरिहर एवं बुक्का के बारे में कि ये किसके सामंत थे, तो उसके बारे में भी देख लीजिए। तो हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक जो थे प्रताप रुद्रदेव, वारंगल के काकतीय शासक था प्रताप रुद्रदेव, उसी के सामंत थे, ठीक है। सामंत यानी मंत्री थे किसके, हरिहर एवं बुक्का प्रताप रुद्रदेव के, और प्रताप रुद्रदेव वारंगल का काकतीय शासक था, ठीक है। देखिए विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। कौन कौन किया शासन, तो शासन भी क्रमवार याद कर लीजिएगा, क्रमवार है। पहले संगम वंश आया, फिर सुलु वंश, तब तुलु वंश और तब आर्यवीडु वंश, ठीक है। कौन कौन विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले क्रम से कौन कौन है, संगम, तब सुलु, तब तुलु, तब आर्यवीडु, संगम सुलु तुलु आर्यवीडु, संगम सुलु तुलु आर्यवीडु, ठीक है। तो संगम वंश, तब सुलु वंश, तब तुलु वंश और तब आर्यवीडु वंश। पूछ दिया करता है कि सुलु वंश के संस्थापक कौन थे, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये भी याद रखिएगा किसके नरसिंह थे, किसके वीर नरसिंह थे, तो ये आपको आगे आएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, और इस मतलब में आते हैं जो कृष्ण देव राय, उनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, और अष्ट दिग्गज कौन थे, तो वो महान कवि थे, ठीक है। तो उनके बारे में भी देख लिया जाएगा। तो आइए पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे। तो देखिए फिर क्या दिया है, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम को किस चीज़ का उपाधि मिला था, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि किसे दिया गया था, बुक्का प्रथम को, ठीक है। अब हरिहर द्वितीय जो था, जो उनकी बुक्का प्रथम के बाद आया, तो हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो किसको मिला महाराजा धीराज की उपाधि संगम शासक में, तो हरिहर द्वितीय को मिला, हरिहर प्रथम को नहीं, हरिहर द्वितीय को, ठीक है। और बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा जाता था, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया अष्टदिग्गज में शामिल कवि कि अष्टदिग्गज में शामिल कवि कौन कौन थे। ज़रा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि एक बार में आपको क्लियर दिख सके, ठीक है। अब देखिए आपको दिख जाएगा आठों का नाम। देखिए इधर है कवि और उनकी रचना, यहाँ पर कवि दिया है, इधर रचना दिया है। देखिए पहले थे अलसनी पेदन, जिनकी रचना थी मनुचरित्रम एवं हरि कथा सागर। मनुचरितम एवं हरि कथा सागर अलसनी पेदन की रचना थी। दूसरे कवि जो थे नंदी तीन थे, इनकी रचना का नाम था परिजात हरण। क्या नाम था, परिजात हरण। तीसरा जो थे भट्ट मूर्ति थे, तो भट्ट मूर्ति का रचना कौन कौन था, तो नर सभुपालियम और हरिचंद्रन लोपाख्यानम, हरिचंद्रम लोपाख्यानम, ठीक है। चौथे थे जो धुर्जती थे, तो धुर्जती की रचना क्या थी, कलहस्ती महामात्य, कलहस्ती महामात्य, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा इसका कलहस्ती महामात्य था, और जो तेनाली रामकृष्ण थे इनका पांडुरंग महामात्य था। पांडुरंग महामात्य किसका था, तेनाली रामकृष्णन का, और धुर्जती कलहस्ती महामात्य था ये धुर्जती का, ठीक है, कलहस्ती महामात्य। नेक्स्ट आते हैं पाँचवें मल्लन थे, तो ये राजशेखर चरित इनकी रचना थी, राजशेखर चरित मल्लन की रचना थी। और छठे जो हैं कवि ये अच्युत राज रामचंद्र हैं। अच्युत राज रामचंद्र की जो रचना है वो है सकल कथा सार संग्रह एवं रामाभियुद्यम और सकल कथा सार संग्रह अच्युत राज रामचंद्र की रचना थी। नेक्स्ट आते हैं 7 और पिंगाली सूरत, तो पिंगाली सूरत की रचना थी राघवा पांडिये, ठीक है। और तेनाली रामकृष्णन की पांडुरंग महामात्य थी, ठीक है, रचना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए
तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये आपको मालूम हो गया होगा कि वेस्ट दिग्गज कौन थे, तो ये कवि थे। ठीक है, अब देखिए इटली का यात्री निकोलो कांटी। निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था, तो इटली का था। तो इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। इसके शासनकाल में निकोलो कांटी आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। और जो निकोलो कांटी था, ये किस चीज़ के बारे में विस्तृत वर्णन किया है, तो उस समय जो दास प्रथा था उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया है निकोलो कांटी। ठीक है, कहाँ का निवासी था, यात्री था, इटली का था, जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी, जो कि कर्नाटक में, वहाँ पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें लाया जा सके। ठीक है, सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। सिंचाई के लिए किस नदी पर ये बांध बनवाया था, देवराय प्रथम, हरिद्रा नदी पर। और जो तुंगभद्रा नदी है वहाँ पर भी एक बांध बनाया। क्यों? क्योंकि जल की कमी को दूर किया जा सके और नगर में नहर लाया जा सके और नहर के सुविधा से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। कौन था भाई? देवराय द्वितीय था। ये संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। जो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय, तो देवराय द्वितीय को ही क्या कहा जाता था? इमाडी देवराय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इमाडी देवराय। ठीक है, और हरिहर द्वितीय को क्या कहा जाता था? महाराजा धीराज कहा जाता था। हरिहर द्वितीय को ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो देवराय द्वितीय है इसको इमाडी देवराय कहा जाता था। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिस्ट है, इसको देख लेते हैं। तेलुगु के 5 महाकाव्य। तो तेलुगु के 5 महाकाव्य कौन कौन है, आइए देख लेते हैं, और उनके रचनाकार कौन कौन है। तो एक है अमुक्त माल्याद। तो अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? तो कृष्ण देवराय की रचना का नाम है अमुक्त माल्याद। ध्यान रखिएगा, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है? कृष्ण देवराय। नेक्स्ट है मनुचरितम। तो मनुचरितम के है अलसनी पेदन। मनुचरितम के कौन है? अलसनी पेदन। ठीक है, नेक्स्ट है वसुचरित। तो वसुचरित के है भट्टमूर्ति। वसुचरित के कौन है? भट्टमूर्ति। नेक्स्ट है राघव पांडवीयमु। तो राघव पांडवीयमु के कौन है? पिंगली सूरत। जो कि आप 8 दिग्गज देखे थे, यानी अष्ट दिग्गज, तो 8 कवि उन्हीं के द्वारा लिखा गया है ये सब। तो देखिए नेक्स्ट है पांडुरंग महामात्य। तो पांडुरंग महामात्य जो 8वें कवि अभी हमने दिखाया था, तो वहाँ पर तेनाली रामकृष्ण देखे ही थे। तो इनमें से ये जो है तेलुगु के 5 महाकाव्य हैं, अमुक्त माल्याद, मनुचरितम, वसुचरित, राघव पांडवीयम और पांडुरंग महामात्य। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको मालूम हो गया होगा देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है। अब आइए देख लेते हैं फारसी राजदूत अब्दुल रजाक। जो अब्दुल रजाक कौन था? तो ये फारसी राजदूत था। तो फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया? अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आया? देवराय द्वितीय के समय में। और निकोलो कांटी किसके समय में? तो कृष्ण देवराय के समय में आया था निकोलो कांटी। ठीक है, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। ठीक है, इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। अब जो अब्दुल रजाक आया था, ये क्या कहा? इसके वर्णन के अनुसार जो पुलिस को वेतन दिया जाता था, वो वेश्यालय का जो आय आता था, इनकम आता था वेश्यालय से, उसी से पुलिस वालों का मतलब वेतन भत्ता दिया जाता था। ठीक है, ये कौन का है? अब्दुल रजाक, जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था और फारस यानी ईरान से आया था। ठीक है, ये फारसी राजदूत था। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट है तेलुगु कवि श्रीनाथ। श्रीनाथ कैसे कवि थे? तो तेलुगु के कवि थे। ठीक है, तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। तेलुगु कवि थे श्रीनाथ, ये देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। अब फरिश्ता के अनुसार, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है ये भी, फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को मतों किया था एवं उन्हें जागीरें दे दी थी। ठीक है, यानी 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीर दे दी थी। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। फरिश्ता कहता है कि जो देवराय द्वितीय थे अपनी सेना में 2000 मुसलमान को भर्ती किया था और उनको जागीर भी दिया था। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है
एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर कहा गया है। अब देखिए, एक अभिलेख है जिसमें देवराय द्वितीय को क्या कहा गया है, जगबेटकर भी कहा गया। और ये जगबेटकर का अर्थ क्या होता है, हाथियों का शिकारी। यानी देवराय द्वितीय हाथी का शिकार भी करता था, इसीलिए इसको हाथियों का शिकारी यानी जगबेटकर कहा गया है एक अभिलेख में। किसको, देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ, इसको हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। देखिए, देवराय द्वितीय ने संस्कृत का ग्रंथ था महानाटक सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। यानी देवराय द्वितीय था, ये भाष्य भी लिखा था। किस ग्रंथ पर, तो संस्कृत का ग्रंथ था महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र, इस पर इसने भाष्य भी लिखा। ठीक है। अब देखिए, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन जो है इसको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है, मल्लिकार्जुन को कहा जाता है प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है, मल्लिकार्जुन को। नेक्स्ट है सालू नरसिंह। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। कब से कब, तो 1485 से 1506। अभी देखिए ना संगम वंश का, तो संगम वंश सबसे पहले आया। विजयनगर राजवंश जो थे पहले संगम आया, उसके बाद सुलू आया, उसके बाद तुलू आया, उसके बाद आरवीडू आया। तभी हम बता रहे थे ना कि ध्यान रखिएगा किसका नरसिंह है किसका वीर नरसिंह, तो वही चीज़ है। आ गया ना आगे, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली कर ही लिया करता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो देखिए, तो संगम वंश के तो थे वो हरिहर और बुक्का, लेकिन सालू वंश का जो था ये नरसिंह ही था। तो देखिए, सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरा राजवंश था, पहला तो संगम हो गया, ये दूसरा राजवंश हो गया सालू वंश, इसकी स्थापना की। किसने, नरसिंह ने। ठीक है, कब किया, 1485 से 1506 में। ठीक है। देन आता है तुलू वंश। ठीक है, तुलू वंश 1505 से 1565। ठीक है, इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने। ठीक है, नरसिंह जो था ये सालू वंश का किया था और तुलू वंश का किया था वीर नरसिंह। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तुलू वंश का महान शासक कौन हुआ, कृष्णदेव राय। तुलू वंश का महान शासक कौन था, कृष्णदेव राय। ठीक है, तुलू वंश का महान शासक कौन हुआ, तुलू वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था कृष्णदेव राय, जो कि तुलू वंश का महान शासक था। और तुलू वंश का स्थापना किसने किया था, वीर नरसिंह किया था। ठीक है, पहले देखिए ध्यान नहीं रहेगा वीर नरसिंह या नरसिंह, तो याद रखिएगा पहले कम अक्षर वाला आएगा, उसके बाद बड़ा अक्षर वाला। यानी पहले सालू है, सालू में कम अक्षर वाला नरसिंह 4 अक्षर का, अब फिर वीर नरसिंह आ जाएंगे, यानी 6 अक्षर का हो जाएगा तुलू वंश में। ठीक है, और देन उसके बाद आरवीडू वंश आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 1509 में ये शासक बनता है कृष्णदेव राय। देखिए, सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। तो कृष्णदेव राय तो प्रतापी राजा ये थे, यानी महान शासक थे तुलू वंश के, लेकिन कृष्णदेव राय के भी एक योग्य मंत्री एवं सेनापति थे। उनका क्या नाम था, सालू तिम्मा था। ठीक है, सालू तिम्मा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसने बताया है कृष्णदेव राय को, तो बाबर ने बताया है अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। विजयनगर जो डोमिंगो पायस आया था, ये किसके शासनकाल में आया था, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही डोमिंगो पायस आया था विजयनगर, जो कि पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, निकोलो कांटी इटली का था और डोमिंगो पायस पुर्तगाली था। ठीक है, चलिए अब्दुल रज़ाक कहाँ का था, फारस का यानी ईरान का था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। ठीक है, जिन्हें ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। अभी हम लोगों ने इधर साइड में लिस्ट में देखे थे हम लोग कौन कौन 8 कवि थे। ठीक है, और महाकाव्य भी हम लोग 5 देखे मेन जो है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो मालूम हो गया होगा आपको कि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि रहते थे, जो कि किससे संबंधित थे, तो तेलुगु साहित्य से संबंधित थे, और उन्हें ही अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, और अष्टप्रधान में अष्टदिग्गज में कन्फ्यूजन मत होइएगा। अष्टप्रधान कहेगा तो वो मराठा साम्राज्य में चले जाइएगा, शिवाजी में। ठीक है, वो मंत्री था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलसनी पेदन सर्व प्रमुख था।
जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। अब देखिए, जो अष्टदिग्गज तेलुगु कवि थे, इसमें से सबसे सर्वप्रमुख किसको माना गया? अलसनी पेदन को। अलसनी पेदन को क्यों भाई? तो ये तो तेलुगु के ज्ञाता है, ये थे तेलुगु के साथ साथ संस्कृत के भी ज्ञाता थे, यानी विद्वान थे, तो इसीलिए इनको सर्वप्रमुख माना गया। इससे तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता था? अलसनी पेदन को, और आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता था अलसनी पेदन को। ठीक है, अब देखिए, उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया। ठीक है, यानी कृष्णदेवराय का शासनकाल जो था उसको तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा गया, जिस समय ये अलसनी पेदन रहा करते थे इनके दरबार में। ठीक है, अब देखिए, कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यवाद, ठीक है, अमुक्त माल्यवाद जो महाकाव्य है संगम का, विजयनगर का, जो ये संगम साहित्य का मतलब 5 महाकाव्य है, तो उसमें अमुक्त माल्यवाद है, वो किसकी रचना है? हम लोगों ने अभी ऊपर लिस्ट में देखा कृष्णदेवराय का। तो ये किस भाषा में है? तो तेलुगु में है, ये भी याद रखिएगा। तो कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यवाद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। तो जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय संस्कृत में था, जो कि कृष्णदेवराय की ही रचना है, लेकिन अमुक्त माल्यवाद है जो कि तेलुगु में था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य में नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। भाई, विजयनगर साम्राज्य का बात हो रहा है और लिपि के बारे में नहीं जानिए तो गलत तो है ना। तो देखिए, यहाँ पर खरोष्टी होता था, ब्राह्मी होता था, देवनागरी होता था या रोमन होता था, क्या होता था भाई? तो इसके बारे में भी जानिए। तो यहाँ पर होता था जो विजयनगर साम्राज्य में नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था विजयनगर में, नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। चलिए आगे देख लेते हैं। नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने ही करवाया। तो कृष्णदेवराय ने क्या क्या निर्माण कराया? तो विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने कराया, हजारा राम मंदिर का भी निर्माण कृष्णदेवराय ने कराया, नागलपुर नामक नए नगर का भी निर्माण कृष्णदेवराय ने कराया। तो कृष्णदेवराय ने किस किस चीज़ का निर्माण कराया? नागलपुर नामक नए नगर, हजारा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय ने चिदम्बरम मंदिर, अम्बारम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है, तो कृष्णदेवराय नागलपुर, हजारा राम और विठल स्वामी मंदिर तो निर्माण कराया ही, इसके अतिरिक्त चिदम्बरम मंदिर भी कराया, पार्वती का मंदिर भी कराया अम्बारम में, और वरदराज और एकम्बरनाथ मंदिर का भी निर्माण कांचीपुर में करवाया था। ठीक है, किसने? कृष्णदेवराय ने। अब देखिए आगे क्या होता है। तो कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो जाती है। कृष्णदेवराय की मृत्यु कब होती है? 1529 ईस्वी में। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की। तो आंध्र भोज किसे कहा जाता था? कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता था, अभिनव भोज कहा जाता था, या आंध्र पितामह भी कहा जाता था। किसको भाई? कृष्णदेवराय को कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तुलु वंश का अंतिम शासक जो था वो सदाशिव था। ठीक है, तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। ठीक है, लेकिन तुलु वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो सदाशिव। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? सदाशिव। ठीक है, और तुलु वंश का स्थापना किसने किया था? नरसिंह किया था। तुलु वंश का वीर नरसिंह किया था, और तुलु वंश का अंतिम शासक जो रहा सदाशिव रहा। ठीक है, अब देखिए राक्षसी तंगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। राक्षसी तंगड़ी, इसी को बनिहट्टी का युद्ध या तालिकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1565 में हुआ था। यही विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण भी माना जाता है इसी युद्ध को। तो इसलिए ध्यान में रख लीजिएगा और रख लीजिएगा इस चीज़ को। कहीं बनिहट्टी का युद्ध दे देता है, कहीं राक्षसी तंगड़ी का, और आप पढ़े होंगे हमेशा तालिकोटा का युद्ध। तो ये दिमाग में रखिएगा कि तालिकोटा का युद्ध को ही बनिहट्टी का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 23 जनवरी 1565 को हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी। अब 23 जनवरी तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बताइएगा कि इनका इस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपको क्लियर दिख सके। तो देखिए, तो राक्षसी तंगड़ी या तालिकोटा या बनिहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, किस युद्ध के कारण? राक्षसी तंगड़ी युद्ध के कारण। ठीक है, अब देखिए, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था।
यानी विजयनगर के विरुद्ध बने जो दक्षिण राज्य थे उसके संघ में शामिल था। कौन कौन भाई शामिल था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? अली आदिल शाह कर रहा था। अली आदिल शाह कर रहा था। किसका नेतृत्व? जो दक्षिण राज्यों का संघ था बीजापुर, जिसमें था अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर दक्षिण राज्यों का संघ था, जो कि विजयनगर के विरुद्ध में बनाया गया था। कि इसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था अली आदिल शाह के द्वारा। ठीक है, अब देखिए तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? तो राम राय कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। ठीक है, और दक्षिण राज्यों के संघ का जो नेतृत्व कर रहा था वो अली आदिल शाह, और इधर से तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के ओर से नेतृत्व कर रहा था राम राय। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्र में आपस में टकराते थे। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब क्षेत्र जो था, कृष्णा गोदावरी के कक्षार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। कहाँ कहाँ भाई टकराते थे इन लोग के? तो तुंगभद्रा के दोआब क्षेत्र में, कृष्णा गोदावरी के कक्षार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। ठीक है, कौन कौन? विजयनगर और बहमनी के सुल्तान। ठीक है, अब देखिए तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव, ठीक है, जो तुलु वंश का अंतिम शासक था, तो तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। तालीकोटा युद्ध जब हुआ उसके बाद सदाशिव जो था तिरुमल के सहयोग से किसको राजधानी बना लिया? पेनुकोंडा को राजधानी बना लिया और शासन करने लगा। ठीक है, अब देखिए विजयनगर के चौथे राजवंश जो कि आरवीडू वंश है, तो 1570 से 1672 ईस्वी तक था आरवीडू वंश। तो इसका आरवीडू वंश का स्थापना किसने किया भाई? तिरुमल ने किया। ठीक है, विजयनगर के चौथे राजवंश आरवीडू वंश का स्थापना किसने किया? तिरुमल ने किया। और तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। ठीक है, अब देखिए तिरुमल के ही सहयोग से सदाशिव पेनुकोंडा को राजधानी बनाता है, और यही तिरुमल जो है इसको अपदस्थ कर देता है सदाशिव को, और फिर क्या करता है? पेनुकोंडा में अपदस्थ करके अपना आरवीडू वंश का स्थापना कर लेता है। ठीक है, आरवीडू वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय था। आरवीडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। ठीक है, अब चलिए देखिए आरवीडू शासक वेंकट द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। तो आरवीडू शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। यानी किसके शासनकाल में वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की? तो आरवीडू के शासक थे वेंकट द्वितीय, उन्हीं के शासनकाल में वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। तो मैसूर राज्य की स्थापना कब की गई? तो 1612 में किसके द्वारा? वोडेयार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई क्रम से वो भी घटते हुए क्या था भाई? तो प्रांत था, उसके बाद कोट्टम या वलनाडु, ठीक है, उसके बाद नाडु, ठीक है, और देन ऊर। ठीक है, अब देखिए तो विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक इकाई जो था घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा क्या था भाई? प्रांत था, जिसको मंडल कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद कोट्टम या वलनाडु था, जिसको जिला कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद नाडु था, जिसको मेल ग्राम कहा जाता था, जो कि 50 ग्राम का समूह था। उसके बाद ऊर आता था, यानी ग्राम। देखिए सबसे छोटा इकाई ग्राम हो गया, यानी ऊर। उसके बाद मेल ग्राम यानी नाडु। उसके बाद जिला, यानी जिला को कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद मंडल आता था, यानी प्रांत। ठीक है, तो ग्राम, मेल ग्राम, जिला, मंडल, ग्राम, मेल ग्राम, जिला, मंडल, यानी बढ़ते हुए क्रम में हम बता दिए। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्राम हुआ, उसके बाद मेल ग्राम, उसके बाद जिला, उसके बाद मंडल। तो ग्राम को ऊर कहा जाता था, मेल ग्राम को नाडु कहा जाता था, जिला को वल नाडु कहा जाता था या कोट्टम कहा जाता था, या मंडल को प्रांत कहा जाता था। ठीक है, और मेल ग्राम जो जिला होता था उसमें कितने समूह थे गांव के? तो इसमें 50 ग्राम के समूह होते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर के काल में जो सेना नायक रहते थे उनको भाई तो
क्या कहा जाता है वो भी जानना जरूरी है। तो उनको नायक कहा जाता था, यानी हीरो। ठीक है, विजयनगर काल के सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, यानी भू सामंत यानी भू यानी पृथ्वी यानी धरातल, और सामंत यानी मंत्री यानी भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था। ठीक है, वही इसीलिए उसको भू सामंत कहा जाता था। ठीक है, जो अमरम कहलाता था, यानी समझ रहे हैं ना क्या कर रहा है। विजयनगर काल में सेना नायकों को नायक कहा जाता था, और ये जो नायक हैं ये भू सामंत थे। ठीक है, जिन्हें राजा, कैसे भू सामंत थे भाई, तो जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा या उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, और उसी को अमरम भी कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए आयंगर व्यवस्था क्या था। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। ठीक है, यानी प्रशासन को सुचारू रूप से, सही रूप से संचालित, व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए हर जो ग्राम था, प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित कर दिया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। तो आयंगर में कितने प्रशासकीय अधिकारी होते थे, तो 12 प्रशासकीय अधिकारी होते थे। ठीक है, ये अवैतनिक होते थे। अवैतनिक मतलब इनका वेतन नहीं दिया जाता था, अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। ठीक है, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, इस तरह का लैंड इनको दे दिया जाता था। ठीक है, इनका पद आनुवंशिक होता था, यानी जेनेटिक्स होता था, मतलब अगला पीढ़ी भी आएगा। ठीक है, तो ये बताइएगा कि गणतंत्र हुआ कि क्या हुआ, ये आप बताइएगा। ठीक है, कैसा उस समय शासन चलता था। ठीक है, तो देखिए इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था, लेकिन उस पद को, जो ये पद मिलता था, इस पद को वो बेच भी सकता था या गिरवी भी रख सकता था किसी के पास पे, यानी उसके जगह पे दूसरा कोई करे, उसके एवज में वो कुछ उससे ले सकता था। ठीक है, ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। यानी ग्राम स्तर की कोई भी जो संपत्ति होता था उसको बिना इन 12 अधिकारियों के इजाज़त के न तो बेचा ही जा सकता है और न ही दान में दिया जा सकता है। किन अधिकारियों के? वही जो आयंगर अधिकारी होते थे, जो कि ग्रामीण इकाइयों पर तैनात किया गया था, और उसमें 12 प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, जो कि लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि भी उनको दिया जाता था वेतन के तौर पर, क्योंकि वेतन तो डायरेक्टली नहीं दिया जाता था, अवैतनिक होते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, दिमाग में छाप लो भाई, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन ही जाता है। तो देखिए इधर है यात्री, इधर है देश, काल है, शासक है, यानी किसके शासन काल में आए। तो देखिए यात्री जो थे निकोलो कांटी, ये कहाँ के थे? इटली के थे। ठीक है, निकोलो कांटी इटली के यात्री थे, 1420 में आए, देवराय प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी आए। ठीक है, अब देखिए कृष्ण देवराय और देवराय दोनों अलग अलग हैं। तो निकोलो कांटी कृष्ण देवराय के शासनकाल में नहीं, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी आया था। ठीक है, 1420 में। अब्दुल रजाक जो है ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है, ये फारस यानी ईरान का था, 1442 ईस्वी में। ठीक है, देन नूनिज आता है, और देखिए नूनिज, डोमिंगो पायस, बारबोसा, ये तीनों का तीनों पुर्तगाली रहता है। ठीक है, निकोलो कांटी इटली का है, अब्दुल रजाक फारस का है, और उसके बाद लगातार पुर्तगाली ही आते हैं। तो पहले निकोलो कांटी इटली का 1420 में, देवराय प्रथम में, देन देवराय द्वितीय के समय 1442 में आ जाता है, अब्दुल रजाक फारस का था। उसके बाद नूनिज आता है 1535 में। ठीक है, अच्युत राय के समय में। ठीक है, डोमिंगो पायस 1515 में कृष्ण देव राय के समय में, और बारबोसा जो आता है 1515 से 16 में कृष्ण देव राय के समय में ही। तो ठीक है, कृष्ण देव राय के समय में कौन कौन आए थे? डोमिंगो पायस और बारबोसा। ठीक है, डोमिंगो पायस 1515 में आया था, और बारबोसा 1515 से 16 के लगभग रहा। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्ण देव राय के दरबार में पुर्तगाली आए थे। नूनिज जो पुर्तगाली था ये अच्युत राय के दरबार में आया था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय फारस का था, और निकोलो कांटी देवराय प्रथम के समय इटली का था। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए कर्णिक नामक आयंगर
अयंगर जो थे 12 गो सेनापति, तो वो उसमें कर्णिक नाम के भी थे। तो कर्णिक नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। यानी ज़मीन को खरीद बिक्री यदि करना है तो अयंगर में जो 12 अधिकारी होते थे, सैन्य अधिकारी, उनमें से किसके पास होता था? तो एक को मतलब कर्णिक कहा जाता था। तो कर्णिक नामक जो अधिकारी होते थे, अयंगर में भी एक कर्णिक नामक अधिकारी होते थे, उन्हीं के पास ज़मीन के खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज होते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था भाई? तो विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था ये लगान था। क्या था? लगान था। ठीक है, अब देखिए, भू राजस्व की दर उपज का कितना था? विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व के दर उपज का 1/6 भाग था। 1/6 भाग यानी 6 में से 1 भाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, विवाह कर वर वधु दोनों से लिया जाता था। जो विवाह कर है यानी शादी पर भी टैक्स लिया जाता था। किससे लिया जाता था? वर पे भी और वधु पे भी, यानी जो दूल्हा दुल्हन होता था दोनों से विवाह कर लिया जाता था। विधवा से जो होता था, विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे, और जो विधवा औरत से विवाह करता था उसको कर यानी टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन जो विधवा नहीं है, ऐसे मतलब पहली शादी हो रही है, तो वर और वधु दोनों से टैक्स लिया जाता था विवाह कर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य में। तो आगे देखिए, उम्बली क्या था? तो उम्बली के बारे में देखिए, ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति था। यानी ये भूधारण पद्धति था उम्बली। ठीक है, ये क्या होता था? जो ग्राम होता था उसमें स्पेशल सर्विस के लिए जो बदले में लगान मुक्त भूमि दिया जाता था, उसी का भूधारण सिस्टम था। ठीक है, उम्बली। ठीक है, अब रथ कुड़गे क्या था? तो इसके बारे में भी जान लीजिए। रथ कुड़गे, देखिए रथ कुड़गे जो था, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? रथ कुड़गे। यानी रथ कुड़गे किसको दिया जाता था भाई? जो युद्ध में शौर्य प्राप्ति किए हैं यानी मृत हो गए, तो उसके जो परिवार है उसको भूमि दे दिया जाता था, उसको रथ कुड़गे कहा जाता था। कुटगी किसे कहा जाता था? तो कुटगी जो है ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। ठीक है, यानी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पे या तो दे देते थे, या ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी को, तो ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए, वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, उसको कुदी कहलाते थे। वो क्या कहलाते थे? कुदी कहलाते हैं। यानी वैसे कृषक मजदूर जो थे, जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, यानी वो भी हस्तांतरित हो जाते थे भूमि के, जैसे ही खरीद बिक्री हुआ वैसे ही वो हस्तांतरित हो जाते थे। तो उन लोगों को क्या कहा जाता था? कुदी कहलाता था। वो लोग क्या कहलाता था? कुदी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडपेद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। यानी जो युद्ध में वीरता दिखाता था पुरुष, तो उन पुरुषों के लिए गंडपेद्र नामक पैर में धारण करने वाला एक कड़ा होता था। तो उसको क्या माना जाता था? गंडपेद्र क्या होता था? पैर में पहनने वाला एक कड़ा होता था। और वो कड़ा क्या होता था? एक सम्मान का मतलब क्या बोलते हैं, गर्व का प्रतीक उसको, ठीक है, माना जाता था। आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता था कि वीरता दिखाया है युद्ध में। ठीक है, और तब जाकर उसको गंडपेद्र मिलता था। तो गंडपेद्र नामक जो पैर में धारण करने वाला कड़ा था, उसको क्या माना जाता था? उस समय सम्मान का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं यानी जो वुमेन बॉडीगार्ड होती थी, महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। यानी महिला में भी बॉडीगार्ड होती थी। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, अंगरक्षिकाओं, आज के समय में जिसको बॉडीगार्ड आप बोलते हैं, तो वही महिला अंगरक्षिकाओं का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, अब देखिए, विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। विजयनगर का, अब देखिए, सैन्य विभाग को ही कदाचार कहा जाता था। ठीक है, सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी क्या था? दंडनायक या सेनापति। कदाचार का उच्च अधिकारी क्या होता था? यानी सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल जो था, टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था। जो टकसाल विभाग था, पैसा कौड़ी वाला टकसाल विभाग
उसको क्या कहा जाता था, जोरी खाना, जोरी खाना, ठीक है। अभी क्या कहेगा आदमी, तिजोरी खाना, ठीक है, जहाँ पैसा कौड़ी रहेगा तो ठीक है। तो उस समय जोरी खाना कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, ऊपर में थोड़ा और स्लाइड करते हैं। देखिए आ गया, चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकर वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। यानी चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकर वर्ग, चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकर लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वीर पंजाल कहा जाता था। नेक्स्ट, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे जो लोग होते थे उनको क्या कहा जाता था, बड़वा कहा जाता था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में नहीं, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में। क्यों भाई, तो ये तो कॉमन सेंस वाला बात है। दक्षिण भारत में तो खुद हम्पी वगैरह है, ये सब कहाँ है, मतलब उधर तेलुगु भाषा कहाँ है, सब साउथ में ही है। तो साउथ में जो आएगा, तो साउथ का लोग थोड़े दूसरा जगह, साउथ में आकर रह रहा है तो कहीं दूसरे जगह से नहीं आएगा। तो उत्तर भारत से आता था दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जो उत्तर भारत से लोग आते थे, वैसे लोगों को जो आके बस जाते थे उनको क्या कहा जाता था, बड़वा कहा जाता था, बड़वा, ठीक है। अब देखिए, विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी कि नहीं, तो दास प्रथा भी प्रचलित थी और महिला अंगरक्षिकाओं का भी वर्णन मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा विजयनगर में। तो विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश वेग कहा जाता था, यानी मनुष्य की भी खरीद बिक्री होती थी। जैसे अभी सोनपुर का एशिया में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला लगता है, जिसमें पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है। वहाँ पर पशु का तो नाम है, यहाँ पर आजकल तो आदमी ही पशु के समान हो गया है, तो वहाँ पर आदमी भी बिकता है, ठीक है। मनुष्य का भी वहाँ पर भी खरीद बिक्री सुने हैं हम कि होता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं। तो देखिए, तो उस समय मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश वेग कहा जाता था, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। तो पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। पर्दा प्रथा का प्रचलन था कि नहीं था, तो पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन दास प्रथा प्रचलन था, ठीक है। मनुष्यों का क्रय विक्रय भी होता था, उसको वेश वग कहा जाता था, वेश वग, ठीक है। परंतु पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा विद्यमान था, सती प्रथा विद्यमान था, ठीक है। पर्दा लगाइए न लगाइए उस पर कोई कष्ट नहीं है, लेकिन सती प्रथा भाई विद्यमान था, ठीक है। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी, बाल विवाह भी सामान्य प्रथा था, ठीक है। यानी बाल विवाह जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था वो सब आप पढ़े होंगे, किसके समय में, लैंस डाउन के समय में क्या आया, ठीक है। तो ये सारा जो था उस समय भी मतलब प्रचलित था, ठीक है। वो तो मॉडर्न में पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे भी जान लीजिए, सती प्रथा का भी प्रमाण यहाँ से मिला है, ठीक है। यानी जो जिनका पति मर जाता था उनके विधवाओं को ज़बरदस्ती जला दिया जाता था, तो ये भी मौजूद था उस समय विजयनगर में, ठीक है। हालांकि दास प्रथा प्रचलित थी और पर्दा प्रथा वहाँ पर प्रचलित नहीं था। देखिए नेक्स्ट, मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था, भाई मंदिर में जो रहने वाली स्त्री है तो देव का दास ही न माना जाएगा, तो इसीलिए उसको देवदासी कहा जाता था। मंदिर में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए यानी जीविकोपार्जन के लिए, खाने पीने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। इनके जीने के लिए क्या किया जाता था, भूमि भी दिया जाता था या नियमित रूप से वेतन भी दिया जाता था देवदासी को, जो मंदिर में रहती थी, ठीक है। तो क्या मंदिर में रहने वाली जो युवतियाँ थी उनको देवदासी कहा जाता था, बिल्कुल हाँ। क्या उनको जीविका के लिए भूमि दान में दिया जाता था, तो बिल्कुल हाँ। क्या उनको नियमित वेतन दिया जाता था, तो बिल्कुल हाँ, नियमित वेतन भी दिया जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की कला, ठीक है। तो देखिए, विजयनगर की मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था, ठीक है। तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर में मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता थी, जो कौन थी, कल्याण मंडप और गोपुरम। गोपुरम क्या था, 1000 स्तंभों वाले गोपुरम होते थे, ठीक है। तो उनका निर्माण भी यहाँ पर किया गया था, ठीक है, विजयनगर में। अब देखिए, कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। देवता का विवाह समारोह कहाँ मनाया जाता था, कल्याण मंडप में, ठीक है। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अमान मंदिर का भी निर्माण होता था। यानी मंदिर जो बनता था उसके साथ देवता की पत्नी भी तो रहेंगी, भाई मंदिर में देवता रहेंगे तो देवता की पत्नी कहाँ रहेंगी, तो उनके लिए बनाता था अमान मंदिर, ठीक है।
देवता की पत्नी के लिए अमान मंदिर बनाता था, और ठीक है, और जो कल्याण मंडप रहता था उसमें देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तिरुपति मंदिर में, तिरुपति जो मंदिर है, तिरुपति मंदिर में कृष्ण देवराय एवं उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। तिरुपति मंदिर में किसकी मूर्तियां भाई? कृष्ण देवराय की, जो कृष्ण देवराय हैं उनकी, और उनकी पत्नी तिरुमल, चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम का मूर्ति भी वहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तिरुपति मंदिर में किसका चित्र को, मूर्ति को वहाँ पर इंगित किया गया है। तो कृष्ण देवराय थे, उनकी पत्नी थी तिरुमल एवं चिंता देवी, वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियाँ हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। महानवमी का त्यौहार, महानवमी का त्यौहार जो है विजयनगर का प्रमुख राज्य उत्सव था। विजयनगर का प्रमुख राज्य उत्सव क्या था? तो महानवमी का त्यौहार। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, सबको मालूम होगा, तो देवी दुर्गा के लिए महानवमी मनाया जाता है। ठीक है, अभी नवरात्र का महीना आने वाला ही है, तो ठीक है, आ ही गया है, मतलब नवरात्र का नज़दीक समय आ गया है। तो चलिए, ये तो पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है दुर्गा पूजा। तो ठीक है, तो उस समय भी विजयनगर के जो प्रमुख त्यौहार था, यानी राज्य उत्सव था विजयनगर का, तो क्या था? महानवमी का त्यौहार था। ठीक है, वो किसके लिए? तो देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था उत्सव का आयोजन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों, ठीक है, अभी तक ले तो हम कन्नड़ नहीं, तेलुगु और संस्कृत ही देखे थे। ठीक है, लेकिन विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा, भीमक जो विद्वान थे, इनके द्वारा रचित पुस्तक है, उसका नाम क्या है? वासव पुराण। अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। लिंगायत धर्म ग्रंथ की ये पुस्तक है वासव पुराण। ठीक है, लिंगायत धर्म ग्रंथ की पुस्तक है वासव पुराण, जो कि अत्यधिक प्रसिद्ध रही। किनके द्वारा लिखी गई? तो भीमक द्वारा। भीमक किस भाषा में लिखे थे? तो कन्नड़ भाषा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। चलिए आगे देख लेते हैं। मदुरा विजयम। अब मदुरा विजयम क्या है भाई? तो आइए देखते हैं इसके बारे में भी। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन, बुक्का प्रथम के पुत्र जो थे कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। बुक्का प्रथम के पुत्र थे कंपन, इनकी पत्नी थी गंगा देवी। तो गंगा देवी बुक्का प्रथम की पत्नी हो गई, तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया था मदुरा विजयम। ठीक है, मदुरा विजयम किनके द्वारा लिखा गया था? गंगा देवी के द्वारा, जो कि कंपन की पत्नी थी और बुक्का प्रथम की बहू थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कृष्णदेव राय और राम राय। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। कृष्णदेव राय भी एक अच्छा संगीतज्ञ था और राम राय भी एक अच्छे संगीतज्ञ थे। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं। विजयनगर की ओर से लास्ट में राम राय ही थे। ठीक है, ये आपको मालूम होगा, नेतृत्व कर रहे थे। कौन सा युद्ध हो रहा था? कालीकोटा का युद्ध। ठीक है, तो राम राय ही नेतृत्व किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। लक्ष्मी नारायण जो था कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। यानी कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार कौन था भाई? लक्ष्मी नारायण। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की। संगीत सूर्योदय पुस्तक कौन लिखा है? तो संगीत सूर्योदय पुस्तक लक्ष्मी नारायण लिखे हैं, जो कि दरबारी संगीतकार थे कृष्णदेव राय के। ठीक है, लक्ष्मी नारायण की पुस्तक है संगीत सूर्योदय। चलिए आगे देख लेते हैं। संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। संगीत सार की रचना किसने की? विद्यारण्य ने किया। विद्यारण्य ने संगीत सार की रचना की। यही विद्यारण्य है जिनसे आशीर्वाद लेकर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किया था, विद्यारण्य के संत के द्वारा आशीर्वाद लेकर ही। ठीक है, तो इनकी रचना है संगीत सार। चलिए आगे देखते हैं। वीणा। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। तो विजयनगर में कौन सा वाद्य यंत्र था जो मशहूर था? वीणा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्राचीन वाद्य यंत्र भी वीणा को माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर की चित्रकला, चित्रकला शैली देख लीजिए। लिपाक्षी कला। विजयनगर की जो चित्रकला थी लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता था विजयनगर की चित्रकला को। ठीक है, इस चित्रकला के विषय में
रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। इस चित्रकला के विषय कहाँ से लिए गए हैं? तो रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं, यानी वहाँ का ही जो चित्र है इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार फिर। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं लिपाक्षी कला में। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। तो देखिए यक्षिणी शैली क्या थी? तो विजयनगर में जो नृत्य और संगीत था उसको मिश्रित करके एक शैली का विकास किया गया, यानी एक स्टाइल का विकास किया गया। तो उस स्टाइल को, शैली को अंग्रेजी में स्टाइल ही बोलते हैं, तो उस स्टाइल को क्या बोलते हैं? यक्षिणी स्टाइल, यानी यक्षिणी शैली के नाम से जाना गया। ठीक है, अब देखिए विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का क्या था भाई? तो उस समय का विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो सिक्का था स्वर्ण सिक्का था। स्वर्ण का वराह था। ठीक है, इसका वजन कितना था? 52 ग्रेन था, 52 ग्रेन। ठीक है, स्वर्ण का वराह जो सिक्का था इसका वजन कितना होता था? 52 ग्रेन, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूण, प्रदोष या पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। यानी जो विदेशी यात्री थे इस सिक्के को किस रूप में उल्लेखित किया है? तो इस सिक्के को यात्रियों ने हूण, प्रदोष या पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप कहा जाता था। सोना का जो छोटा सिक्का होता था उसको प्रताप कहा जाता था तथा फनम भी कहा जाता था। प्रताप एवं फनम छोटे सिक्के होते थे सोना के। ठीक है, अब देखिए प्रताप जो था 26 ग्रेन का होता था। प्रताप जो होता था 26 ग्रेन का। ठीक है, इसके सीधे दुगना यानी 52 ग्रेन का होता था स्वर्ण का वराह, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का था। और फनम जो था ये 5.5 ग्रेन का होता था, यानी प्रताप से भी छोटा होता था फनम, जो कि 5.5 ग्रेन का ही होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को क्या कहा जाता था भाई? ये तो सोना का सिक्का को प्रताप एवं फनम कहा गया, लेकिन चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा गया। ठीक है, विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडा यानी पुर्तगाली दिनार, फारसी फ्लोरिन और डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थे। यानी विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी कुछ मुद्राएं प्रचलित थी, जिनमें से क्रूजेडा पुर्तगाली की में प्रचलित थी, दिनार फारसी में, और फ्लोरिन डुकेट इटली में मुद्राएं प्रचलित थी। अब देखते हैं हम लोग बहमनी साम्राज्य। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो देखिए ये 32 नंबर चैप्टर है, विजयनगर साम्राज्य 31 नंबर में चैप्टर में था। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, और इस वीडियो का ये दूसरा टॉपिक है। पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट किए थे और ये बहमनी राज्य है। तो चलिए बहमनी राज्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। चलिए, तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT, ठीक है, के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हसन गंगू जो था ये बहमनी राज्य का स्थापना करता है। ठीक है, कब? 1347 ईस्वी में। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। हसन गंगू सिंहासन पर बैठा तो किस नाम से बैठा भाई? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। जो कर्नाटक में गुलबर्गा है, अभी एक गुलमर्ग है, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, ये गुलबर्गा कर्नाटक में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये हसन गंगू जो है बहमनी साम्राज्य का स्थापना करता है और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाता है। इसकी राजभाषा क्या थी? तो मराठी थी। बहमनी साम्राज्य की या हसन गंगू की राजभाषा क्या थी? मराठी थी। ठीक है, किसके शासनकाल में इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जो कि फिरोज शाह तुगलक के भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को बिरादर भाषाओं का मिश्रण भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपको ध्यान होगा पिछला यदि पार्ट 1 इसका देखे होंगे मिडिवल हिस्ट्री का, उसमें हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को मतलब पूरा सल्तनत काल तो उसमें हो ही गया है। तो इनको जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इनसे रिलेटेड बताए थे, कृषि विभाग का स्थापना किए थे, जिसको दीवाने कोही के नाम से भी जाना जाता था। तो नहीं आप भी अब तक आपने देखा है तो ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है एग्जाम में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, तो बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी भाई? तो मराठी थी। देखिए, इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया। कौन? हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया। और वो कौन कौन था? एक तो जो राजधानी बनाया था वही था गुलबर्गा, देन दौलताबाद, बरार और बिदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर, 4 प्रांत में बांट दिया हसन गंगू अपने साम्राज्य को। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर। ठीक है, अब देखिए
हसन गंगू की मृत्यु जो होती है 11 फरवरी 1358 को हो जाती है। 11 फरवरी 1358 को हो जाती है। 1347 में स्थापना ही करता है बहमनी साम्राज्य का, और लगभग 11 वर्ष के बाद 11 फरवरी 1358 को इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया। यानी कि इसके काल में बारूद का सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो मोहम्मद शाह प्रथम के काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया। मोहम्मद शाह प्रथम जो सुल्तान था, इसी के समय में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया। और किसके विरुद्ध किया गया भाई? तो जो बुक्का था, तो उसी के बुक्का के विरुद्ध बारूद का प्रयोग किया गया सबसे पहले मोहम्मद शाह प्रथम के समय। ठीक है, अब देख लीजिए बहमनी वंश के जो प्रमुख शासक थे उनको क्रम से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बहमनी वंश के प्रमुख शासक, ठीक है, तो पहले मोहम्मद शाह प्रथम, उसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, उसके बाद दाऊद प्रथम, उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय, देन आते हैं ताजुद्दीन फिरोज, उसके बाद शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, उसके बाद अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, तब शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। ठीक है, इधर काल है, आप देख सकते हैं। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, और दाऊद प्रथम 1378 में, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 97, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422, और शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458, शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482। आइए हम आगे देख लेते हैं। देखिए अब आता है भीमा नदी। तो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किया गया। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया? ताजुद्दीन फिरोज ने किया। ठीक है, तो ताजुद्दीन फिरोज ने फिरोजाबाद की स्थापना किया किस नदी के तट पर भाई? तो भीमा नदी के तट पर। अब देखिए फिरोज जो था, ताजुद्दीन फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था, यानी एस्ट्रोनॉमी को प्रोत्साहन देता था। ठीक है, और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई। ठीक है, दौलताबाद के पास एक वेधशाला भी बनवाया था फिरोज। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार, ठीक है, लेखकार कहानीकार फरिश्ता हैं जो, उनके अनुसार फिरोज जो था फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। देख लीजिए ये कितना बड़ा विद्वान है एक तरह से फिरोज। ये फारसी, अरबी और तुर्की तो जानता ही था, इसके अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा भी जानता था। ठीक है, फिरोज किसके अनुसार भाई? फरिश्ता के अनुसार। अब देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करता था। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। अब देखिए चौल और दभोल किसके समय प्रमुख बंदरगाह था? तब फिरोज शाह के समय में ही चौल और दभोल प्रमुख बंदरगाह था। और ये जो फिरोज शाह जो था, ये बहमनी में जो सबसे बड़ा कार्य प्रशासन होता था उसमें हिंदुओं को सम्मिलित भी करता था। ठीक है, अब देखिए प्रांतपति यानी तरफदार के विशेष विरुद्ध। ठीक है, अब देखिए प्रांत हो गया इधर, यानी तरफदार हो गया इधर, उसके विरुद्ध दौलताबाद के मसनद ए आली, दौलताबाद के मनसद ए आली, बरार के मजलिस ए आली, और बिदर के आजाम ए हुमायूं और गुलबर्गा के मालिक नयाब। ठीक है, ये विशेष विरुद्ध थे इस प्रांत के। यानी दौलताबाद के विशेष विरुद्ध कौन था? मसनद ए आली, और बरार के विरुद्ध था मजलिस ए आली, बिदर के विरुद्ध आजाम ए हुमायूं था, गुलबर्गा के विरुद्ध मालिक नयाब था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो चौल और दभोल फिरोज शाह के समय प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर, अब देखिए हसन गंगू आते हैं तो अपनी राजधानी बनाते हैं गुलबर्गा में, और गुलबर्गा से राजधानी हटाकर बिदर में कौन स्थापित करता है भाई? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो था, ये गुलबर्गा से राजधानी को हटाकर कहाँ ले जाता है? बीदर में ले जाता है, बीदर में। ठीक है, इसने बीदर का नया नाम क्या रख दिया? मुहम्मदाबाद। क्या रख दिया भाई? मुहम्मदाबाद।
ठीक है। बीदर का नया नाम भी रख दिया, यही नहीं कि गुलबर्गा से राजधानी स्थानांतरित किया, उसका नाम भी चेंज कर दिया मुहम्मदाबाद, ठीक है। अब देखिए मुहम्मद तृतीय आता है। मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवां जो कि ईरानी था, इसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महमूद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई, ठीक है। महमूद गवां को प्रधानमंत्री भी बनाया गया और इसी के मुहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी भी दे दी जाती है, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं महमूद गवां के बारे में और जानिए। देखिए महमूद गवां जो था, इसने बीदर में एक महाविद्यालय यानी मदरसा की स्थापना कराई, ठीक है। बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा का स्थापना कौन करवाया भाई? तो महमूद गवां, जिसको 70 वर्ष की अवस्था में 1482 में मुहम्मद तृतीय के आदेश पर फांसी भी दे दी जाती है, ठीक है। और हालांकि ये प्रधानमंत्री भी वहाँ पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद फांसी दी जाती है बाद में। अब देखिए महमूद गवां ने मदरसा का स्थापना कराया बीदर में। कहाँ कराया मदरसा का स्थापना? महमूद गवां बीदर में। इसका भवन 3 मंजिला था। जो ये भवन था ये कैसा था? 3 मंजिला था, ठीक है। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। जो ये महाविद्यालय बनाया मदरसा महमूद गवां के द्वारा, तो इसमें कितने अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे? तो लगभग 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे इस 3 मंजिला इमारत में, ठीक है। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। जो शिक्षक गण थे और छात्र थे उनको भोजन और कपड़ा मुफ्त में दे दिया जाता था। रियाजुल ईसा, अब देखिए रियाजुल ईसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। यानी महमूद गवां का जो पत्र का संग्रह होता था वो किस नाम से किया गया? रियाजुल ईसा के नाम से, रियाजुल इंसा के नाम से। रियाजुल इंसा महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया इसी नाम से, रियाजुल इंसा के नाम से। अब देखिए 1470 ईस्वी में रूसी यात्री था निकितन था रूसी यात्री। इसने 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य यानी बीदर की यात्रा पर आया। तो 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य, उसमें भी खासकर बीदर की यात्रा पर कौन आया? रूसी यात्री निकितन। इस समय बहमनी राज्य पर मुहम्मद तृतीय का शासन था। मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन आया था 1470 में, ठीक है, बीदर की यात्रा पर, ठीक है। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। बीजापुर किस में शामिल था? गुलबर्गा तराफ में शामिल था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था गुलबर्गा तराफ। इसमें बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था, ठीक है। अब देखिए कलीमुल्लाह, नेक्स्ट आता है कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह जो था बहमनी वंश का अंतिम शासक था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। 1347 में स्थापना किया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और कलीमुल्लाह जो था ये बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य कितने वर्ग में बट गया? तो 5 स्वतंत्र राज्य में बट गया। जब कलीमुल्लाह मर गया, मृत्यु हो गई कलीमुल्लाह की, इसके मृत्यु के पश्चात ही जो बहमनी राज्य था वो 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। कौन कौन है भाई? जैसे ही मरा कलीमुल्लाह तो ये बट गया 5 भाग में बहमनी साम्राज्य जो था बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। तो देखिए बीजापुर का स्थापना, बीजापुर किस वंश से संबंधित है पहले ये देख लीजिए। बीजापुर आदिल शाही वंश से, अहमदनगर निजाम शाही, बरार इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही और बीदर बरीद शाही से। तो ठीक है, तो बीजापुर का स्थापना करता है 1489 में यूसुफ आदिल शाह, जो कि आदिल शाही वंश से संबंधित था। अहमदनगर का स्थापना 1490 में 1 साल बाद होता है, मलिक अहमद करता है, निजाम शाही वंश का था, ठीक है। देन बरार का स्थापना होता है 1490 में। तो निजाम शाही और इमाद शाही वंश के जो थे मलिक अहमद और फतेहुल्लाह इमाद शाह, ये दोनों अहमद और नगर और बरार का 1490 में ही स्थापना कर देते हैं। और तब आता है 1512 में कुली कुतुब शाह, जो कि कुतुब शाही वंश का था, ये गोलकुंडा का स्थापना करता है कुली कुतुब शाह 1512 में, ठीक है। और तब बीदर का लास्ट में होता है 1526 में अमीर अली बरीद करते हैं, बरीद शाही वंश से थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए मुहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार है। यानी मोहम्मद प्रथम के मंत्री जो थे सैफुद्दीन गौरी,
उन्होंने केंद्रीय शासन को अलग अलग विभागों में बांट दिया और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। और वो 8 मंत्री कौन कौन थे तो उसके बारे में देख लीजिए। देखिए, तो वकील सल्तनत था, वकील कुल था, अमीर जुमला था, वजीर अशरफ था, नाजीर था, पेशवा था, कोतवाल था और सदर जहां था। ठीक है, तो वकील सल्तनत क्या था भाई, कौन सा विभाग था? तो वकील सल्तनत जो था दिल्ली के मलिक नायब के समान था, दिल्ली के मलिक नायब के समान था वकील सल्तनत का पद। ठीक है, वकील कुल क्या था? मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था, यानी वकील को छोड़कर मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण कौन करता था? वकील कुल। अर्थ विभाग का अध्यक्ष कौन था भाई? अमीर जुमला था। अर्थ विभाग यानी जो इकोनॉमिकल हो गया डाटा, उसका अर्थ विभाग का अध्यक्ष कौन था भाई? तो अमीर जुमला। वजीर अशरफ क्या था? तो विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन कौन करता था? वजीर अशरफ जो था विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजीर कौन था? वह अर्थ विभाग से संबंधित था, अर्थ विभाग से संबंधित था नाजीर। और अर्थ विभाग का अध्यक्ष कौन था? अमीर जुमला। पेशवा कौन था? वकील सल्तनत का सहायक था, वकील सल्तनत जो था उसका सहायक कौन था भाई? पेशवा था। कोतवाल कौन था? नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। तो पुलिस अधिकारी को ही कोतवाल भी कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है पुलिस अधिकारी को कोतवाल। ठीक है, तो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी कौन था? कोतवाल था। सदर जहाँ क्या था? तो न्याय विभाग। ठीक है, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष, न्याय धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष को सदर जहाँ कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, सुल्तान के महल दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था। सुल्तान की महल दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार के यानी स्पेशल अंगरक्षक सैनिक दल था। ठीक है, जिसे साख ए खेल कहा जाता था। तो सुल्तान के दरबार की सुरक्षा के लिए स्पेशल बॉडीगार्ड का सैनिक दल था, उसको क्या कहा जाता था? सैनिक दल को साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे। कितने भाग में विभाजित थे? साख ए खेल ये 4 भागों में या नौबत में विभाजित है, जिसका मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था, सर ए नौबत। ठीक है, 4 भाग या नौबत है, तो इसीलिए इसी नौबत के नाम पे ही, भाग के नाम पे ही इसका नाम नौबत पड़ा, सर ए नौबत। उसके मुख्य अधिकारी को सर ए नौबत कहा जाता था। साख ए खेल का जो 4 विभाग में विभाजित था, तो उसी में से जो मुख्य अधिकारी होता था उसको सर ए नौबत कहा जाता था। अब देखिए, बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे, यानी बीजापुर के शासक अली आदिल शाह था, इसको क्या कहा जाता था? सूफी कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों अब देख सकते हैं कि क्या कहा जाता था बीजापुर के शासक को। तो बीजापुर के शासक को अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को क्या कहते जाता था? सूफी कहा जाता था। अब है, अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था, यानी अकबर से पहले वो क्या किया था कि अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को भी बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष किसको बनाया था भाई? तो संस्कृत के विद्वान थे वामन पंडित, उनको बनाया था। ठीक है, तो देख सकते हैं। और उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रथम प्रश्रय देना जारी रखा था। ठीक है, यानी उसके जो उत्तराधिकारी हुए हैं, यानी वो आगे क्या करते हैं? तो वो संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तराधिकारी कहिए, अनुयायी कहिए, जो भी कहिए। अब देखिए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था, यानी अबला बाबा या गरीबों का दोस्त किसे कहा जाता था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त भी कहा जाता था। उसने किताब ए नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की। किताब ए नौरस नाम की पुस्तक की रचना किसने की? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की पुस्तक का क्या नाम था? किताब ए नौरस। और ये रचना किया जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था किताब ए नौरस में। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी भी बनाई, यानी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था, ये नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी भी बनाया। और क्या किया? तो देख लीजिए यहाँ पर,
इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण, कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु भी कहलाता था, जगत गुरु कहा जाता था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिया, विठोबा की उपासना का जो केंद्र था पंढरपुर, उसको भी अनुदान दिया था। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कि गोलकुंडा का स्थापना किए थे, ठीक है, कुतुब शाही वंश से थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो कुली कुतुब शाह जो थे ये 1591 से 92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई। हैदराबाद में 4 मीनार है, अब आपको मालूम ही होगा। तो हैदराबाद के बीचों बीच में 4 मीनार बनवाई। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं। 4 मीनार में क्या है? चारों दिशाओं में 4 ऊंचे ऊंचे मेहराब हैं जो चौमंजिली हैं। क्या है? चौमंजिली हैं, और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई कितना है? 48 मीटर है। चारों मेहराब का ऊंचाई 48 मीटर करके है। ठीक है, हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। हैदराबाद शहर को कौन बसाया था? कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, और आगरा शहर को सिकंदर लोदी। जब पार्ट 1 आप देखे होंगे मिडिवल हिस्ट्री का, तो उसमें हमने बताया ही है 1504 में आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, अब देखिए इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। यानी बीजापुरी इमारतों में प्रसिद्ध इमारत कौन कौन सी है? तो इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज। ठीक है, अब देखिए इब्राहिम रौजा जो है इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। इब्राहिम आदिल शाह जो था इसका मकबरा कौन है? इब्राहिम रौजा। नेक्स्ट है 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। यानी जो बीजापुर का गोल गुंबज है वो इतना उसका गुंबद विशाल है कि इतना विशाल गुंबद कभी बनवाया ही नहीं गया। और कब बनाया गया? ये 1680 में बनाया गया। ठीक है, इसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण है। इसका जो संगतिपूर्ण है। इसका जो सभी रेशियो है वो कैसा है? संगतिपूर्ण है। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनार है उसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। यानी जो चारों कॉर्नर पर ऊंची और गोलाकार मीनार बनाई गई है उसकी छवि को एक बैलेंस प्रदान करती है। कहा जाता है मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो उसे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। ठीक है, तो ये वहाँ का खासियत है कि जो मुख्य कक्ष होता है कमरा, वहाँ से कोई भी फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो दूसरे छोर तक भी वो सुनाई देता है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना पर ही हम रहने देते हैं। और इसका जो आगे का है यानी स्वतंत्र प्रांतीय राज्य 33 नंबर चैप्टर, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और यदि नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और ये अगला चैप्टर होगा स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे जौनपुर, कश्मीर, यानी जो स्वतंत्र राज्य हैं उनको हम लोग देख लेंगे और उसके आगे का भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।